नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका जेसीईआरटी किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास जेसीईआरटी जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा जेसीईआरटी जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लौह स्रोत किस में पाया जाता है? पपीता में, गाजर में, मूली में, पालक में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लौह स्रोत किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। ठीक है, पालक में सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है। कैल्शियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? पपीता में, अंडा और दूध में, गाजर में या पालक में। ठीक है, तो कैल्शियम सबसे अधिक जो है अंडा और दूध में कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है। जो अंडा और दूध का सेवन करते हैं उनकी ना तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ना तो दांत कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम सबसे अधिक जो है अंडा और दूध में पाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुक्षांश। ठीक है, अभी हम लोग बताए थे कि आयोडीन की कमी से मनुष्यों में के गले में एक फूल जाती है, गला फूलना, वो क्या कहलाता है? घेघा रोग कहलाता है। ठीक है, तो घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारे हड्डी है या दांत है उसको अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो किसका उपयोग कीजिएगा कि ये सभी स्वस्थ रहेगा? आयोडीन का उपयोग करने से, ब्रोमीन का, कैल्शियम का या पारा का। ठीक है, तो हड्डी और दांत को स्वस्थ रखने के लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? कैल्शियम का उपयोग करना पड़ेगा। कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर तत्व है। ठीक है, भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री कहलाता है। भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री कहलाता है। सूखी पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ, सूखी लकड़ी या हरी लकड़ी। ठीक है, ये देखिए आपका आया हुआ है एमपी टेट यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2016 में पूछ दिया गया था। ठीक है, तो भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो सूखी पत्तियां जो होती है ये भोजन नहीं बना सकती हैं, सूखी लकड़ी भी नहीं बना सकती, हरी लकड़ी भी नहीं। ये पत्तियां, हरी पत्तियां जितनी भी होती है वो भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, कहा जाता है। हरे पौधे की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, देखिए जो हरे पौधे होते हैं, आप हरे पौधे उसकी पत्तियां को आप देखते होंगे। ठीक है, इस तरह से अगर पत्ती है देखते होंगे तो इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। वो संरचना क्या कहलाता है? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ए और बी दोनों कोण। ठीक है, तो ये जो है देखिए क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। और क्लोरोप्लास्ट को दूसरा नाम में हरित लवक भी जाना जाता है। तो देखिए बहुत सा कंफ्यूज करता है प्रश्न, इसीलिए आपको हम यहाँ पर दिए थे। क्लोरोप्लास्ट का ही नाम हरित लवक भी है। ठीक है, ये कहाँ पर आया? तो छत्तीसगढ़ टेट, सीजी टेट 2014 मतलब छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया प्रश्न है, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें एक हरे वर्ग का वर्णक पाया जाता है और उसको क्या कहते हैं? बिहार टेट 2023 में प्रश्न पूछा था। क्लोरोफिल कहते हैं, सोलर कहते हैं, परत कहते हैं या कोई नहीं। ठीक है, तो हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है उसका नाम क्लोरोफिल है। हरे पत्तों में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है सिर्फ हरे पौधों में, सिर्फ जंतुओं में, दोनों में या कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये छत्तीसगढ़ टेट 2013, एमपी टेट 2019 और यूपी टेट 2016 यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पूछा गया था। तो क्लोरोफिल सिर्फ हरे पौधों में पाया जाता है।
जंतुओं में नहीं पाया जाता है, दोनों में नहीं, कोई नहीं। यानी क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? सिर्फ हरे पौधों में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के लिए उनको सूर्य का प्रकाश का जरूरी पड़ता है। ठीक है, क्लोरोफिल का जरूरी पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी पड़ता है और जल का पड़ता है। ठीक है, इन सभी का उपस्थिति के बाद जब होता है तो वो भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने का यह प्रक्रम क्या कहलाता है? प्रकाश वर्णन, ये फिजिक्स का है, प्रकाश विक्षेपण फिजिक्स का है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जो जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण। अब आपको बता देते हैं कि ये पाठ आपको कहाँ मिलेगा पढ़ने को। तो ये पाठ जो आपको देखिएगा जैक का किताब होगा, क्लास 7 ले लीजिएगा, क्लास 7 विज्ञान, बता दे रहे हैं। अगर आपको नोट्स नहीं लेने का मन है तो आप किताब में वहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्लास 7 विज्ञान का एक्सरसाइज 1 में ये सारा प्रश्न आपको मिलेगा। लेकिन हम तो देखिए आपके लिए यहाँ पर वहाँ का तो करवाते ही हैं, बीच बीच से सारे इतना प्रश्न को निकाल देते हैं कि आपको अगर JCRT में कहीं से पूछ रहा है तो समझिए कि इस नोट से आ रहा है, बाहर से नहीं जा रहा है। ठीक है, बाहर से जाता ही नहीं है। तो ये देखिए आपको पूछा गया था MP टेट 2016 में, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वपोषण, परपोषण, कोई नहीं या सभी। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अभी इसके पहले आपने थ्योरी वाले में पढ़ा था। बिहार टेट में ये 2022 में प्रश्न आपको निकल के आया हुआ है। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, वह हरे पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर रहता है कहलाता है। ठीक है, वह जंतु, वह प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, सबसे पहले तो उसको, जो अपने बनाता है उसको स्वपोषण कहते हैं, और जो नहीं बना सकता है उसको परपोषण कहते हैं। तो राइट आंसर परपोषण होगा। यूपी टेट 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये 49 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है आपको बताना है। ठीक है, स्वपोषण का, परजीवी का, हरित लवक का, कोई नहीं। ठीक है, देखिए कितना बार प्रश्न पूछा गया है। यूपी टेट 2016 में, CG टेट 2013 में, जे टेट 2013 में। अमरबेल किसका उदाहरण है? ठीक है, अमरबेल के बारे में अभी हमने आपको बहुत अच्छा तरह से बताया कि अमरबेल जो होता है वो पौधों पर क्या होते हैं, लोग जड़ के रूप में उसको फेंक देते हैं। देखिएगा फेंका हुआ रहता है ऊपर, पीला पीला टाइप के, ऐसी गुच्छा टाइप के लटका हुआ रहता है। ये अमरबेल क्या करते हैं? तो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे से लेते हैं, ये परजीवी हैं। तो ये परजीवी हैं, तो अमरबेल जो है परजीवी पादप का उदाहरण है। ठीक है, मृतजीवी परपोषी का उदाहरण है। मृतजीवी परपोषी का उदाहरण कौन है? फफूंद, कुकुरमुत्ता, मशरूम या सभी। ठीक है, मृतजीवी परपोषी का उदाहरण इसमें से सभी होंगे। बिहार टेट 2012 का प्रश्न ये हुआ। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पौधा, परपोषी पौधा, कीटभक्षी पौधा या कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको देखिए हम लोग कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे घटपर्णी को, कभी कभी आप जाके ये 7 क्लास में देखिएगा, इस तरह का आपको फिगर मिलेगा। ठीक है, इस तरह का फिगर मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई पौधा आता है सीधे, अगर कोई कीड़ा आता है सीधे नीचे को आ जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से बंद हो जाता है। तो यही घटपर्णी है। ठीक है, घटपर्णी है और इस पौधा का नाम है कीटभक्षी पौधा। याद रखिएगा, बहुत बार ये पौधा आया हुआ है नाम घटपर्णी का नाम। ठीक है, और ये उत्तराखंड टेट में 2016 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र में पाया जाता है? 97, 85, 86, 99। ठीक है, जल का सर्वाधिक भाग जो है वो कहाँ चला जाता है? समुद्र या महासागरों में चला जाता है, वहीं पे जाके लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो समुद्र या महासागर में जो जल चला जाता है वो कितना होता है? तो वो होता है देखिए 97%, यानी 97% भाग जल जो है वो समुद्र या महासागरों में पाया जाता है। राइट आंसर होगा 97%। बर्फ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? बर्फ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? 2%, 3%, 4% या सभी। ठीक है,
देखिए यहाँ पर जो जल हमको पृथ्वी पर मिलता है अधिकांश 97% भाग तो समुद्र में चला गया। अब जो बचा हमारे पास 3% भाग, यही 3% भाग जो है वो स्वच्छ जल है या पीने योग्य जल है। ठीक है, तो इसमें से स्वच्छ जल वो कहाँ से मिलता है, तो वो आपको भूमिगत से, बर्फ से, आकाश से और यहाँ पर बर्फ से, आकाश से मिलता है। ठीक है पिघल करके। तो बर्फ से पिघलने वाला जल कितना होता है, तो देखिए ये होता है 2%। ठीक है, बर्फ से 2% है। स्वच्छ जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत होता है, स्वच्छ जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर उपस्थित है, 0.01%, 1.08%, 2.08% और 4%। ये झारखंड टेट 2013 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टेट 2018 का प्रश्न है और बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए पृथ्वी पर स्वच्छ जल या पीने योग्य जल का जब भी प्रतिशत आपको देता है तो याद रखिएगा 2.5 से लेकर के 3 के बीच में होगा। ठीक है, इतना के बीच में ही देता है। क्लियर, तो इतना के बीच में कोई एक ऑप्शन होगा जिसको आप टिकिंग कर सकते हैं। 2.6 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, 2.8 हो सकता है। तो 2.8 यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए 2.8 हम यहाँ पर टिकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है, नीला, काला, पीला, सभी। सीजी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है आपको काला रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग का दिखलाई पड़ता है, नीला रंग का दिखलाई पड़ता है। दोनों को याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश, आकाश मतलब ऊपर, ऊपर देख रहा है तो ऊपर देखने पर काला, और अंतरिक्ष यात्री अगर पृथ्वी, पृथ्वी में नीचे तो नीला। ठीक, याद हो जाएगा आप सभी को, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जल की कितनी अवस्थाएं हैं, 1, 2, 3, 4। तो अब ये यूपी टेट 2013 का प्रश्न है। तो जल की 3 अवस्थाएं अभी तो माना गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है, हमारी जो पृथ्वी है उस पर जल का मुख्य स्रोत क्या चीज़ है, वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जल का, ये उत्तराखंड टेट 2017 का प्रश्न है। ठीक, तो पृथ्वी पर जो जल आता है उसका मुख्य स्रोत कहिएगा, तो वर्षा का जल जो है वही जल का मुख्य स्रोत है जिस पृथ्वी पर बनाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। वर्षा के जल में धूलकण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं, क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा या कोई नहीं। ठीक है, देखिए वर्षा के जल में जब SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, N2O, NO2 और ये सब उसका ऑक्साइड घुले हुए रहेंगे तो ये जल के साथ मिलकर के क्या बना देंगे, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रिक अम्ल, HNO3 बना देंगे। तो ये अम्ल बन गया, इसलिए ये अम्लीय वर्षा हो जाएगा। जब अम्ल बनेगा ये जल के साथ घुल करके तो वहाँ पर क्या होगा, अम्लीय वर्षा। यानी वैसे शहर जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड अधिक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अधिक है और वहाँ पर वर्षा उस समय हो जाए तो वर्षा का जल जब इससे मिलेगा तो बना देगा अम्ल, और अम्ल बना देगा तो उस क्षेत्र पर वर्षा कौन सी हो जाएगी, अम्लीय वर्षा हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है, क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा या कोई नहीं। ये राजस्थान टेट 2016 का प्रश्न है, रीट 2016 का प्रश्न है। ठीक है, आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा। जिस भी एरिया में अम्लीय वर्षा हो जाती है वहाँ जो स्मारक ये सब संगमरमर के बने रहते हैं वो सभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मतलब रंग डिस्कलर हो जाता है अम्लीय वर्षा के कारण। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। देखिए अभी आकलन परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था और देखिए आपका किताब से है। ठीक है, आपका ये किताब से है, क्लास 7 का एक्सरसाइज यहाँ पर देखिएगा 4-5 विज्ञान में, तो आपको जल टॉपिक मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ उसी से ये बना हुआ है। ठीक है, JCERT किताब को जो देखना चाहते हैं वो देख लीजिएगा, वहाँ पे सारा प्रश्न ये बना हुआ है। ठीक है, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो देखिए 1400 से 1500 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में देखिएगा तो मिलीमीटर 1400 से 1500, और सेंटीमीटर में देखिएगा तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर यानी 140 सेंटीमीटर, यानी 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है, भौम जल के स्तर में
कमी आने का। भौम जल मतलब पृथ्वी के अंदर का जो जल होता है, जल का सतह, उसका लेयर नीचे भागते जा रहा है। तो लेयर नीचे भागने का मुख्य कारण क्या है? यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जनसंख्या में वृद्धि, कृषिगत उपयोग, वर्षा का समान वितरण, सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होगा तो हर जगह क्या होगा? बोर होगा ना हर जगह ज़मीन पर, और वहाँ से क्या होगा? पानी निकलेगा। सभी को पानी चाहिए, पानी यहाँ पर अनुपयोगी भी होगा। इस कारण क्या होगा? तो भौम जल का स्तर में लेयर नीचे गिरेगा। कृषिगत उपयोग, बहुत अधिक कृषि कार्य ट्यूबवेल से किए जाने के कारण, नल से किए जाने के कारण, बोरवेल से किए जाने के कारण पृथ्वी का जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा का समान वितरण, वर्षा भी समय समय पर नहीं होती है एक सीजन के अनुसार, इस कारण भी यहाँ पर भौम जल के स्तर में कमी आ रहा है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक में पूछा गया था। सिमोन उरांव, कश्मीर उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में जल पुरुष के नाम से सिमोन उरांव को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सिमोन उरांव को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्मश्री से नवाजा गया था? अंकलेश मुंडा, सिमोन मुंडा, सिमोन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड से सिमोन उरांव को पद्मश्री से नवाजा गया था। परिवार और पड़ोस हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? परिवार और पड़ोस जो होते हैं हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है। वे हमें कपड़े प्रदान करते हैं, वे हमें भोजन प्रदान करते हैं, वे हमें मनोरंजन प्रदान करते हैं, वे हमें सामाजिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए परिवार और पड़ोस, तो ये हमें कपड़े नहीं देते हैं, देते भी हैं तो एक नियत समय के लिए दे सकते हैं, लाइफ टाइम नहीं देते हैं। वे हमें भोजन ये भी प्रदान नहीं कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए भले चले लेकिन सब दिन नहीं करते हैं। वे हमें मनोरंजन प्रदान करते हैं, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ होता है कि परिवार और समाज जो है हमें सामाजिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं, सामाजिक सहायता प्रदान होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि आपके पड़ोसी को मदद की ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे? आपको बताना है कि यदि आपके पड़ोसी हैं कोई, उसकी मदद की ज़रूरत लग रही है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसकी मदद करेंगे, सेकंड ऑप्शन है उसे डांटेंगे, थर्ड ऑप्शन उससे छोड़ देंगे, और डी है उसे अनदेखा करेंगे। ठीक है, यदि आपके पड़ोसी को आपके मदद की ज़रूरी है तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उस समय में उसकी मदद कर देंगे। ठीक है, उसकी मदद करेंगे, ये ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में परिवार और पड़ोस किस विषय के अंतर्गत आते हैं? जो हमारा पर्यावरण अध्ययन रहता है उसमें परिवार और पड़ोस किसके अंतर्गत आते हैं? जल टॉपिक के अंतर्गत, भोजन टॉपिक के अंतर्गत, उद्योग टॉपिक के अंतर्गत या रिश्ता के अंतर्गत? ठीक है, तो परिवार और पड़ोस ये रिश्ते से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा। और देखिए पंजाब टेट, पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में ही प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है? ठीक है, औपचारिक मतलब जिसको हम कहीं पे जा कर के ग्रहण करते हैं वो औपचारिक होता है, और जिसको हम कहीं भी देख करके, सुन करके, समझ करके, विशेष घर में, परिवार में, बाहर में देख करके यदि आप समझते हैं, सीखते हैं तो वो अनौपचारिक होता है। लेकिन शिक्षा हम विद्यालय में ग्रहण करते हैं, इसलिए शिक्षा जो है औपचारिक साधन है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया था। वाटोमोर, प्लेटो, पेरेटो या अरस्तु? ठीक है, किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? तो अरस्तु ने कहा कि मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? जान माल की क्षति, मिट्टी का अपरदन, बीमारियों का कम होना, पेयजल का दूषित होना। पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बाढ़ से इसमें किसका संबंध नहीं है? इसमें 4 गो ऑप्शन है जो आपको बताना है कौन बाढ़ से कोई इसका लगाव नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला जान माल की क्षति, तो बाढ़ से जान माल की क्षति होती है तो ये तो संबंधित है बाढ़ से। मिट्टी का अपरदन, ये सही बात है, बाढ़ के कारण मिट्टियाँ एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी कटाव हो जाती है और एक जगह से कट के दूसरी जगह चली जाती है, इसको मिट्टी का अपरदन कहते हैं, ये भी सही है।
बीमारियों का कम होना, देखिए ये गलत चीज़ है, इसका बाढ़ से कोई संबंध नहीं है। बाढ़ कितना भी आए जाए, ये बीमारियों का कम होना इसका कोई रिलेटेड नहीं है बाढ़ से, ठीक है। तो आपसे पूछा है कौन इसमें बाढ़ से संबंधित नहीं है, तो यही राइट आंसर सी हो जाएगा। और पेयजल का दूषित होना, ये तो आपको बाढ़ से संबंधित है, क्योंकि बाढ़ होगा तो पेयजल, पीने वाला जल क्या होगा, दूषित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन या सभी, ठीक है। छत्तीसगढ़ टेट 2014 का प्रश्न है, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को कहते हैं, हरियाणा टेट 2016 का प्रश्न है, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को कहते हैं संघनन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन या वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो पौधों के वाष्पन द्वारा जो जल की क्षति होती है वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, सीजी टेट छत्तीसगढ़ टेट 2013 का प्रश्न है, 1/3, 2/3, 4/5 कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला है, जल का अधिकांश भाग कहाँ मिलता है, हिमनदों से, झीलों से, समुद्र से या नदियों से, ठीक है। तो जल का अधिकांश भाग कहाँ मिलता है, समुद्र या महासागर में, और यह कितना है, 97% है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है, यूपी टेट 2013 और 2017 दोनों में पूछा गया, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं, ठीक है। तो समुद्र या महासागर का जल जो होता है वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, खारा होता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। समुद्र के जल का उपयोग किन किन कार्यों में नहीं किया जाता, देखिए यही बात अभी हमने चर्चा भी किया था आपको थ्योरी क्लास में, कि समुद्र के जल का उपयोग किन किन कार्यों में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो समुद्र के जल का उपयोग पीने के उपयोग में एकदम नहीं करते हैं, घरेलू कार्य में एकदम नहीं करते हैं, कृषि कार्य में एकदम नहीं करते हैं, यानी राइट आंसर इसका सभी यानी डी होगा, ठीक है। और ये कब आया, छत्तीसगढ़ टेट 2013 और एमपी टेट 2017 का प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। एक रूप का मतलब अभी नदी है, अब इसमें सूरज का, भगवान का गर्मी पड़ेगा, वाष्पन होगा, तो यहाँ से पानी क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर वाष्पित होकर के रहेगा, तो क्या बनाता है, बादल बनाता है धीरे धीरे, और उसके बाद इसी से मानसून का आगमन हो जाता है, ठीक है। ये रीट 2014 का प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, वायु चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र, क्या हो जाएगा, जल चक्र राइट आंसर हो जाएगा। जल क्या है, आपको बताना है कि जल क्या है, छत्तीसगढ़ टेट 2013 का प्रश्न है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या सभी है, ठीक है। जल क्या है आपको बताना है, तो जल एक क्या है, यौगिक है, जल एक क्या है, यौगिक है, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। जल किन किन तत्वों का यौगिक है, जल जो बना है वो किन किन तत्वों के यौगिक से बना है, ठीक है। हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, या ए और बी दोनों, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके, और डी कोई नहीं, ठीक है। तो ये देखिए यूपी टेट 2019 का प्रश्न है, तो जल का देखिए सूत्र होता है, आपको पता होगा H2O, ठीक है। यानी किन से बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आपसे क्या पूछा है, जल किन किन तत्वों का यौगिक है, हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों या कोई नहीं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। प्लांट के पौधे में किस प्रकार की लता पाई जाती है, देखिए ये लता जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आरोही लता और विसर्पी लता, ठीक है। आप देखिए कुछ लता ऐसे हैं जो ज़मीन पर ही चलते रहते हैं, उन्हें कितना भी सहारा मिले, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने बांस गाड़ दिया है, या यहाँ पर आपने थेथर गाड़ा है, किसी तरह की झांकी की है, लेकिन ये लता इसके सहारे भी नहीं चढ़ पाते, इसके लिए इसको क्या है, तो इसको रस्सी से बांध के आपको कहीं से एडजस्ट करके चढ़ाना पड़ता है, धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो लता जो ज़मीन में ही फैले हुए रहते हैं, ज़मीन में ही फैलते हैं ज़्यादा करके, उसको हम लोग विसर्पी लता कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लता ऐसे होते हैं जिनको अगर किसी तरह का जैसे बांस गाड़े आप ज़मीन में, अगर बांस का सहारा मिलेगा तो बांस के सहारे से चढ़ जाएंगे, ठीक है। ये बांस के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं।
तो वैसे लता जो बढ़ सकते हैं, जो ऊपर की ओर उठते हैं और ऊपर लताएं चढ़ जाती है। जैसे अभी आप देखिएगा यहाँ पर बरसात का मौसम जब आता है तो उस समय आप क्या करते हैं, घरों में सेम लगाते हैं, लौकी लगाते हैं, नेनुआ लगाते हैं, करेला लगाते हैं ना। तो ये सब झांकी के सहारे से, जिसको लोग झांकी कहते हैं, बाँस उस देते हैं, उसके सहारे से ऊपर चढ़ जाता है। तो ये आरोही लता हो गया, ठीक है। और विसर्पी लता जो ज़मीन के पर ही फैलते रहता है, ठीक है। तो मनी प्लांट का पौधा देखिएगा तो ज़मीन पर ही फैला हुआ रहता है, इसके लिए यह जो है आपका विसर्पी लता है, ठीक है। ये कब पूछा गया था, तो CG टेट 2013 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टेट 2013 में पूछा गया है, ठीक है। अगला है कद्दू है, खीरा है, नेनुआ है में किस प्रकार का लता होता है, इस समय किस प्रकार का लता पाया जाता है, आरोही लता, विसर्पी लता, A और B दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो कद्दू, खीरा, नेनुआ ये सब जो होते हैं किसी पौधे के सहारे ये ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जो पौधे खड़े हो सकते हैं, किसी के सहारे ऊपर चढ़ सकते हैं, तो उसको हम लोग आरोही लता कहते हैं। तो राइट आंसर A हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों का सबसे कठोर भाग कौन होता है, पौधा का सबसे कठोर भाग कौन होता है, ठीक है। ये मान लीजिए आम का पौधा आपने इस तरह बनाया पौधा, तो इसका सबसे कठोर भाग कौन होता है, पत्ता होता है, तना होता है, पुष्प होता है या कोई नहीं, ठीक है। पत्ता तो कठोर भाग नहीं होता है, पुष्प भी कठोर भाग नहीं होता है, यानी तना जो इधर उधर से फेंका हुआ है ये भी एक पेड़ के जैसा ही मोटे मोटे बन जाते हैं। तो सबसे कठोर भाग तना होता है। और ये कब पूछा गया, तो MP टेट यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है, ठीक है। अगला है, पत्ती में रेखीय संरचना को क्या कहते हैं, जो हमारे ये पत्तियाँ होती है इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इसमें रेखीय संरचना होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सिरा, शीर्ष, पर्णवृंत या पर्णफलक, ठीक है। तो पत्ती में जो रेखीय संरचना पाई जाती है उसको हम लोग सिरा कहते हैं, ठीक है। पंजाब टेट 2014 का प्रश्न है। अगला है, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए किसकी उपस्थिति उनके लिए एकदम अनिवार्य है, उसके बिना काम होगा ही नहीं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति या कोई नहीं, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति का होना सबसे अनिवार्य है। UP टेट 2018 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न। देखिए आपको बता देते हैं, इस तरह से सिर्फ EVS का ही नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर नोट्स तैयारी करवाया जाएगा। अभी EVS आपका शुरू है, EVS के लिए एडमिशन ले लीजिए 150 रुपये में, और नहीं तो पूरे के लिए चाहते हैं तो आप 500 रुपये दे करके 1 to 5 या 6 to 8 चाहते हैं तो 500 रुपये, दोनों के लिए अलग अलग 500 लगते हैं। आप तैयारी के लिए जुड़ जाइए। यहाँ पर हम केवल आपके लिए यहाँ पर JCERT किताब का बनाते हैं, और बहुत कम प्रश्न, केवल वैसे प्रश्न जो विभिन्न राज्यों में आए हैं, और साथ में उसी का थ्योरी क्लासेज भी है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप सभी जुड़िएगा, ठीक है। अब देखिए, हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, ठीक है। पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा या कोई नहीं, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, तो हरे पेड़ पौधे जो है वो आपके जड़ के द्वारा, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, ठीक है। ये CG टेट 2016 का प्रश्न है। पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं, पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, पर्णवृत्त या कोई नहीं। देखिए कितना बार प्रश्न आया है, उत्तराखंड टेट 2018, हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया है। तो पत्तियों में मौजूद हरे रंग जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम जाने से पहले तक आपको देखिए जैसे वीडियो मिलता है आप तो PDF लेना भूलिएगा ही नहीं। इस कदर आपके लिए देखिए हमने मेहनत करके बनाया है कि आप समझिए कि आपका यहाँ से प्रश्न पूरा भिड़ने वाला है, जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए मोटे मोटे ग्रंथ लेकर मत पढ़िएगा, कम प्रश्न है और ज़्यादा आने वाला प्रश्न है। आप यहाँ से जरूर पढ़ के जाइएगा, जरूर 150 रुपये में आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है तो उसमें पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, ठीक है। O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन या सभी। ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान से गुजर रहे होते हैं तो उस समय वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, तो वायुमंडल में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा।
हरे पेड़ पौधे के भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, कोई नहीं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे के भोजन जो बनाते हैं वो किस विधि से बनाते हैं? तो आप सभी को जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों को उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? जनन, श्वास, कायिक या कोई नहीं। ठीक है, तो अपने ही जैसे जीवों को उत्पत्ति करते हैं तो उसको हम लोग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और ये कब पूछा गया? तो MP टेट 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अगला है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीज के ही पौधे तैयार होते हैं क्या कहलाते हैं? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीज के ही पौधे तैयार होते हैं क्या कहलाते हैं? लैंगिक, अलैंगिक, कायिक या सभी। ठीक है, तो बीज से तैयार होते हैं तो उसको लैंगिक कहते हैं, और बिना बीज के तैयार होते हैं तो उसको अलैंगिक कहते हैं। ठीक है, तो बिना बीज का दिया गया है इसलिए इसको अलैंगिक जनन में रखिएगा। CG टेट 2016 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में आया हुआ है। ठीक है, अगला है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मुकुलन या सभी। ठीक है, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग बीज से तैयार किए जाते हैं तो उनको लैंगिक जनन कहते हैं, और बिहार टेट 2011 में आया हुआ है। ठीक है, अगला है आलू, गुलाब, गन्ना, चमेली में किस प्रकार के जनन से पौधे उगाए जाते हैं? हरियाणा टेट 2019 में पूछा गया था। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, प्रकाश संश्लेषण या सभी। ठीक है, तो आलू का बीज नहीं होता है, गुलाब का भी बीज नहीं, गन्ना का भी बीज से नहीं तैयार होता है, ये उसी डंठल को रोप के तैयार किया जाता है, तो बिना बीज का है इसलिए इसको हम लोग किस में डालेंगे? अलैंगिक जनन में डालेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन में चला जाएगा। अगला है आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक आदि में किस प्रकार का तना पाया जाता है? देखिए आलू किस प्रकार के श्रेणी में आता है? तना, प्याज तना, लहसुन तना, हल्दी तना, अदरक तना। याद रखिएगा तना वाला। इसके पहले वाला पार्ट 7 में हम लोग पढ़े हैं कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो होते हैं पौधे। ठीक है, शाक वाले पौधे होते हैं, झाड़ी वाले होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से कौन किस श्रेणी में जाएगा याद रखिएगा। तो आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक आदि में किस प्रकार का तना पाया जाता है? तो इसमें भूमिगत तना पाया जाता है। भूमि के अंदर जो बैठता है वो तना के रूप में उसको यहाँ पर गिना जाता है, देखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मिर्चा है, तिल है, मक्का है, किस प्रकार का जनन पाया जाता है? इस समय किस प्रकार का जनन पाया जाता है? छत्तीसगढ़ टेट 2015 का ये प्रश्न किया हुआ है। ठीक है, लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, कायिक विधि है या कोई नहीं। ठीक है, तो मिर्चा किससे तैयार हो जाता है? मिर्चा के दाने से। तिल किससे? तिल के दाने से। मक्का किससे? मक्का के दाने से तैयार होता है। ठीक है, तो जिसमें बीज से तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन, कायिक या क्या कहते हैं? तो जिसमें बीज से पौधे तैयार होते हैं उसको लैंगिक जनन कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर लैंगिक जनन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीसकर पिलाया जाता है? पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीसकर पिलाया जाता है? ब्रायोफाइलम, पुदीना, हल्दी या मूली। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ टेट 2021, पंजाब टेट 2016 और यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। ठीक है, तो पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीसकर पिलाया जाता है? तो इसको हम लोग ब्रायोफाइलम कहते हैं या पत्थर चट्टा कहते हैं। पत्थर चट्टा का पौधा, तो देखिए पत्थर और पथरी एक ही चीज़ है, तो पथरी के लिए पत्थर चट्टा या उसी को कहते हैं ब्रायोफाइलम। दोनों नाम याद रख लीजिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है।